नमस्कार। शुरुआत करते हैं पंचायत उपचुनाव से जुड़ी खबर के साथ। प्रदेश में करीब 21,000 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो सका है। ऐसे में खाली पड़ी सीटों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के खाली पदों पर आज वोटिंग कराई। उसी की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली, मेरठ, बागपत, एटा, इलाहाबाद, जौनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। रायबरेली में 322 बूथों पर 2 जिला पंचायत सदस्य, 6 प्रधान पद, 370 ग्राम वार्ड सदस्य और 1 बीडीसी सदस्य के लिए मतदान हुआ। वहीं मेरठ में 9 विकासखंड में 72 बूथों पर वोट डाले गए। बागपत में 25 गांव में खाली पड़े 91 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान किया गया। जौनपुर में भी कोरोना नियम का पालन करते हुए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 5-5 सीटों पर मतदान हुआ। अब तक पूरे प्रदेश में 63% मतदान हुआ है। अब 14 जून को उपचुनाव की मतगणना। इधर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब हर दल ने कसरत तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल लगातार बैठक कर रहे हैं। कल मेरठ में बैठक करने के बाद आज उन्होंने मथुरा में बड़ी बैठक की। इस दौरान सुनील बंसल ने बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय से मुलाकात की, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को हवा मिल गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की कसरत तेज होने लगी है। इसी कड़ी में मथुरा में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इस दौरान कई विधायकों ने भी सुनील बंसल से मुलाकात की और 2022 के चुनाव के रोड मैप पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय और सुनील बंसल की मुलाकात रही। काफी देर तक दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिली। हालांकि इस मसले पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने दावा किया है कि सुनील बंसल ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आशीर्वाद दिया है। पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले और काफ़ी चर्चाएं हुई सब विषयों को लेकर के, और उन्हें आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। सीमा उपाध्याय के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। इधर बीएसपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी से बाहर साथियों की तलाश तेज कर दी है। पंजाब में बीएसपी ने अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के नए समीकरणों की संभावनाएं तलाश रही है। यही वजह है कि मायावती ने यूपी से बाहर पंजाब में एक नया साथी तलाश लिया है। पंजाब में बीएसपी ने बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल से हाथ मिलाया है। राज्य में अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहे। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक नई राजनीतिक और सामाजिक पहल है, जो निश्चय ही यहाँ राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति, खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अगुवाई में लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक हुई। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ हुई बैठक में मायावती ने 2022 के रोड मैप पर चर्चा की और तमाम पदाधिकारियों से जनता के बीच जाकर लगातार काम करते रहने के लिए कहा। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी हमेशा समाज के हर तबके के कल्याण की बात करती रही है, लिहाजा इस बार भी उसी नीति के साथ आगे बढ़ना है। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी को अपने कैडर पर भरोसा रखना चाहिए, न कि ऐसे नेताओं पर जो अपने हित साधने के लिए पाला बदलते रहते हैं। इसके अलावा मायावती ने आने वाले दिनों में बैठकें जारी रखने का निर्देश भी दिया, ताकि जमीनी स्तर पर कैडर की मजबूती के लिए काम किया जा सके। बीएसपी अध्यक्ष ने दावा किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। इधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के कथित ऑडियो पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने दिग्विजय पर चौतरफा हमला बोल दिया है और कांग्रेस का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही विचारधारा के हैं।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के कथित ऑडियो पर सियासत तेज हो गई है। ऑडियो क्लिप क्लब हाउस का है, जिसमें दिग्विजय सिंह कथित रूप से अनुच्छेद 370 पर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। Decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. इस पूरे मसले पर बीजेपी ने अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमले तेज कर दिए हैं। ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। एक बहुत ही अजीब सी बात दिग्विजय सिंह ने कही कि कश्मीर में रिजर्वेशन था कश्मीरी पंडित्स के लिए। ये तो हमारे लिए शौक है, हमारे लिए बहुत ऐसा लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह जो है वो सपने ज्यादा कुछ देखने लग गए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। अमित मालवीय ने जहां सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस को पाक के पत्रकारों से मोहब्बत है, तो वहीं बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर ने कहा है कि आखिर कांग्रेस बार बार क्यों देश का अपमान करती है। पहली बात तो पाकिस्तानी पत्रकारों से कांग्रेस के नेताओं की जो मोहब्बत है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कांग्रेस धारा 370 वापस लाना चाहती है या उस पर विचार करना चाहती है। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये सवाल दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी से पूछना चाहिए। के नेता इस तरह का बयान देके जहां एक तरफ देश का अपमान तो करते हैं और साथ साथ पाकिस्तान के हाथों को मजबूत करने का काम करते हैं। इससे पहले इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसका कोड यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था। ब्राह्मणवाद को लेकर जितिन प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने पुराने साथी की सोच पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने अपने नए दोस्त का बचाव किया है। अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है, इसलिए वो बार बार फिर से समाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज ब्लैकमेल होने वाला नहीं। समाज उनसे सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर खुशी दुबे, जिसकी वो आवाज उठा रहे थे, क्या खुशी दुबे की रिहाई हो गई? ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार क्या बंद हो गए? समाज आज उन पर सवाल उठा रहा है और बहुत समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका सूत्र वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ राजनेता जितिन प्रसाद जी ने जो यह बयान दिया है कि वह सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज के लोगों के भी हितों का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सर्व समाज में ही सभी वर्ग शामिल हैं और अपने वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा और गाजियाबाद का दौरा किया। श्रीकांत शर्मा ने नोएडा के सेक्टर 58 स्थित बिजली घर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। श्रीकांत शर्मा ने निरीक्षण के साथ ही रजिस्टर भी चेक किया। नोएडा के बाद ऊर्जा मंत्री गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 19 के बिजली सब स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और बिजली से जुड़ी समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो भी कमियां मिली हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली का संकल्प हमारी सरकार का है। और पूर्व सरकार में 16,000 मेगावाट भी ढंग से डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। आज हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। फिर भी प्रयास है हमारा कि सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिलती रहे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर थीं और जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद स्मृति ईरानी तिलोई में पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार के घर पहुंची और शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की। कुछ दिन पहले ही कृष्ण कुमार सिंह के पिता का निधन हुआ था। आज स्मृति ईरानी उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट करती हुई नजर आई।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अचानक बिना प्रोटोकॉल के अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा तैयार किए गए करीब 70 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिना प्रोटोकॉल के पहुंच रही हैं, वो वाकई अमेठी के प्रति उनके प्रेम और अमेठी के लोगों के रिश्ते के बारे में दर्शाता है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। इधर जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोविड से जुड़ी दवा, वैक्सीन और एम्बुलेंस पर जीएसटी के दर घटाने पर मुहर लगी है। केंद्र सरकार ने इन सभी जरूरी चीजों पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग अलग दरों को जरूरत के हिसाब से घटाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कोविड टीके पर 5% जीएसटी को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है, जबकि रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। Ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector, but even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ साथ अब सरकार ने लोगों को कई रियायतें दी हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया। योगी सरकार ने इस साल के अंत तक 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब एक बार फिर से रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे से लौटते ही मिशन रोजगार में जुट गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में धीमी पड़ गई है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार अब तक 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। साथ ही ये आंकड़ा साल के अंत तक 5 लाख पहुंचने का लक्ष्य है। इसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को नौकरी मिल चुकी है। साथ ही योगी सरकार का लक्ष्य है कि मनरेगा के जरिए 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार, स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों के जरिए 3 लाख युवाओं को नौकरी, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। नोएडा में डाटा सेंटर स्थापित करने से 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर ड्रग्स विभाग ने 50 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं, जो डेट रीप्रिंट कर मार्केट में बेच दी जाती थीं। मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने शेरनगर गांव में ग्राम प्रधान इकराम के भाई इनाम के घर पर छापा मारा तो सैंपल की एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान आरोपी इनाम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ड्रग्स विभाग की माने तो ये लोग यहाँ पर इन एक्सपायरी दवाइयों की डेट मिटाकर उन्हें रीप्रिंट कर मार्केट में बेचने का काम करते थे। बहरहाल टीम अब इन दवाइयों के जखीरों को सीज कर ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि कहीं इसमें कोरोना की दवाइयां तो नहीं हैं और कहीं कोरोना काल में इन दवाइयों को बाजार में सप्लाई तो नहीं किया गया है। एक प्रधान के छोटे भाई हैं, एक राम प्रधान हैं, उनके छोटे भाई इनाम है। ये इनाम का घर है, उसी में जो है सारी सैंपल की दवाइयाँ, फिजिशियन सैंपल है, एक्सपायरी दवाइयाँ हैं। एक्सपायर मेडिसिन को की एक्सपायरी मिटा करके फिर से रिप्रिंट करके बेचा जाता था और लगभग कम से कम 50 लाख तक की दवाएं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। एग्जैक्ट फिगर तो सीजर होने के बाद ही पता चल पाएगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं क्या संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? हेडलाइन